ऑर्थोपेडिक्स खासकर घुटने के जाम हो जाने की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल से मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कभी भी घुटने का जाम होने की 3 वजह हो सकती है। या तो ये है कि घुटने की चोट लग जाए, उसके बाद आप काफ़ी टाइम तक पैर को सीधा रखो, या फिर आपकी कोई सर्जरी हो जाए, उसके बाद आपको फिजियोथेरेपी गाइडेंस ना मिले, और या फिर ये भी वजह हो सकती है कि आप लंबे समय तक पैर को अगर सीधे ही रख के बैठ जाते हैं बिना किसी चोट के, तो भी घुटना जाम हो सकता है। आज हमारे साथ एक फाइटर है जिनके कि नी स्टिफनेस का इशू आया था और ये बहुत दूर से हमारे पास आए हैं। आइए इनकी स्टोरी आपको शेयर करता हूँ। क्या नाम है आपका? स्मृति। स्मृति, क्या क्या काम करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और सिएटल में रहती हूँ, यूएस में रहते हो आप? हाँ। कैसे आपके प्रॉब्लम शुरू हुई थी? आप अपनी स्टोरी डिटेल में बताओ। हाँ, तो मैं स्कीइंग सीखने गई थी लास्ट जनवरी 2024 में, और फिर मैं गिर गई वहाँ पे। तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इनिशियली मुझे बोला था कि अपना पैर स्ट्रेट रखना जब तक डायग्नोस नहीं हो जाता है। तो मुझे पहले तो अपॉइंटमेंट मिलने में काफ़ी टाइम लगा, फिर एमआरआई हुआ, फिर उसके बाद मुझे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलने में काफ़ी टाइम लगा। तो 15 दिन लगभग मेरा पैर काफ़ी स्ट्रेट रहा, और फिजियोथेरेपी स्टार्ट होते होते 20-25 डेज़ हो गए थे। तो तब तक ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मुझे भी डर था कि पता नहीं क्या है इंजरी और कितना करना चाहिए, कितना ज़रूरी है। तो काफ़ी स्टिफ हो गया था नी, और फिर मैंने फिजियोथेरेपी शुरू की। तो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई। एक पॉइंट के बाद आके फिर बेंडिंग में प्रॉब्लम आने लगी, और ना पूरा फ्लेक्शन हो रहा था ना पूरा एक्सटेंशन हो रहा था। करीब कितने डिग्री पे आपकी नी की बेंडिंग रुक गई थी? एक्सटेंशन 6 डिग्रीज अवे था नॉर्मल से, और फ्लेक्शन 95-100 हो पाता था। आपको मेरे बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन लगी थी? फिर मैंने सर्च किया गूगल पे ही कि ACL इंजरी से रिलेटेड डॉक्टर्स ढूंढ रही थी मैं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, अगर नॉर्मल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर वो डायरेक्टली सर्जरी के लिए आपको बोलते हैं। मतलब अगर उन्होंने सुन लिया कि ACL टीयर है या ACL से रिलेटेड इंजरी है तो डायरेक्टली सर्जरी के लिए बोलते हैं। बट वहाँ पे भी मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे सजेस्ट किया कि सर्जरी शुड बी लास्ट रिजॉर्ट, डायरेक्टली सर्जरी पे मत जाओ। तो जब मैंने आपसे बात की तो मुझे सही लगा, क्योंकि आपने पहले देखा कि क्या है, फिर आपने बोला कि पहले तो हम स्कार टिश्यू रिमूव करेंगे, मे बी ये फाइब्रोसिस हो गया है जिसकी वजह से नी स्टिफ हो रही है और बेंड नहीं हो पा रही है एक रेंज के बाद। तो फिर मैंने अपने फिजियोथेरेपिस्ट से भी डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ, मतलब उन्हें आपकी एडवाइस बहुत सही लगी। मैंने और भी दूसरे डॉक्टर से बात की, तो वो लोग तो डायरेक्टली सर्जरी के लिए ही बोल रहे थे। कई लोग आपको सेम सिटिंग में ही स्कार टिश्यू रिमूवल प्लस ACL के लिए भी बोल रहे थे। हाँ, तो फिर इसलिए उसके बाद मैं थोड़ा सा डर भी गई थी कि एकदम से कैसे कर ले। अगर अंदर सिर्फ स्कार टिश्यू की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो फिर जरूरी क्यों है डायरेक्टली सब क्या करना? है कि दोनों एकदम अपोजिट है, क्योंकि जहाँ ACL सर्जरी में आप अगले दिन से ही धीरे धीरे नी बेंडिंग कराते हो, वहीं स्कार टिश्यू की सर्जरी में अगले दिन से फुल फोर्स से बेंडिंग कराते हो। तो अगर आपके सोचो कि स्कार टिश्यू निकाल के सेम सिटिंग में ACL किया जाता है, तो रिस्क ये रहता है कि आप अगले दिन से पूरी ताकत तो लगा नहीं सकते, बिकॉज यू हैव टू प्रिजर्व द ACL आल्सो। सो समटाइम व्हाट हैपेंस दैट योर स्टिफनेस कैन रिमेन even after surgery, and even ACL surgery can fail because stiffness. तो फिर आपने क्या डिसीजन लिया? आप यहाँ पे कब आए थे? फिर मैं सर से काफ़ी टाइम से कांटेक्ट में थी, और मेरी वीज़ा प्रॉब्लम की वजह से मैं 2 महीने मुझे पोस्टपोन भी करना पड़ा। बट मैं वहाँ पे एक्सरसाइजिंग और स्ट्रेचिंग करते रही, ताकि जो रेंज मिल गई है कम से कम वो लूज़ ना हो। और फिर मेरी पेरेंट्स तो इंदौर में रहते हैं, तो फिर मैंने उन्हें जयपुर बुलाया, और फिर मैं भी आई। अभी अक्टूबर है, और अभी फिर प्लान किया फाइब्रोसिस रिमूव करने का। आर्थ्रोस्कोपिक अडेजियोलाइसिस होने के बाद जब हमने चेक किया तो लगभग ACL तो आपका ठीक ही था, 80-90% तक ठीक है, और बेंडिंग भी अब फुल हो गई है। तो अब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्कार टिश्यू रिमूव के बाद का? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि पहले क्या होता था, जब मैं बेंड करती थी ना तो मुझे अंदर से एक ऑब्स्ट्रक्शन फील होता था। एक रेंज के बियॉन्ड जा ही नहीं पाता था पैर। ऐसा लगता था अंदर कुछ है, मतलब कुछ फंस रहा है। हाँ, फंस रहा है कुछ। बट अभी जब मेरी सर्जरी हुई, जब ये रिमूव किया स्कार टिश्यू, तो अब अंदर मुझे कोई ऑब्स्ट्रक्शन फील नहीं हो रहा है। अभी सिर्फ मुझे ऊपर ऊपर स्ट्रेच फील होता है, मेरी मसल्स में टाइटनेस फील होती है, बट अंदर मुझे ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन फील नहीं होता। और एटलीस्ट मुझे होप है कि अब धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे रेंज में मेंटेन कर पाऊंगी। मतलब यहाँ तो मुझे डॉक्टर हेल्प करते हैं टू बेंड, बट मुझे एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने आप मेंटेन कर पाऊंगी अब, क्योंकि अंदर से ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो मुझे बहुत
बहुत होपफुल फील होता है अब। आने वाले 2 महीने स्मृति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें कि आपको घर पे हार्डवर्क एक्सरसाइज करनी है। किसी तरह की मालिश या कोई ऑयल लगाना या गर्म पानी की सिकाई ये सब नहीं करना है, क्योंकि इनसे जो टिश्यू है वो और हार्ड बन जाता है। आप आइसिंग कर सकते हो, आप पेन किलर्स ले सकते हो और डेली आपको एक्सरसाइज करनी है। तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और बेस्ट विशेस देता हूँ कि आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाओ। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस। पॉज कर दे उसको या स्टॉप कर दे। पहले So- आपका पैर जब चोट लगी थी उसके बाद कितना मुड़ रहा था? सो चोट लगी थी तब तो इतना ही मुड़ता था, मतलब स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे वहाँ पे फिजियोथेरेपी की तो 90 डिग्री से 110 के बीच, 100 के बीच में ही रहता था, उसके बियॉन्ड नहीं जाता था। फिर अभी सर्जरी के बाद अभी यहाँ तक मैं मोड़ पा रही हूँ, और भी मुड़ जाता है ये। लगभग आप फाइनली होता है तो कितना सट जाता है पूरा, या थोड़ा गैप हाँ रहता है? सट जाता है, मतलब अभी थोड़ा जैसे वार्म अप कर लेंगे और तो ये सट जाता है तो आप फिर। सेटिस्फाइड है पूरे इसके इफेक्ट से? हाँ